everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good and welcome to my lecture series. So guys, as usual, आज हम फिर से MCQ sessions करेंगे and this MCQ session is for the upcoming JKSSB examinations, right? और आज MCQ session रहेगा जैसे बच्चों ने कहा था कि environment based होना चाहिए, so environment based MCQ session में लेकर आई हूँ और आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि एक 50 क्वेश्चंस का एक मैराथन सेशन भी आए फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे हैं फॉर द कोर्स ऑफ फॉरेस्टर, राइट? शुरू करें पहला क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द term for the variety of life forms on earth including plants, animals and microorganisms, right? So ये क्या होता है? क्या ये बायोडाइवर्सिटी है, क्या इकोलॉजी है, क्या हैबिटेट है या फिर इकोसिस्टम है? सो दोस्तों देखो है क्या, हाँ गुड, ठीक है. अब दोस्तों है क्या ना, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या. सबसे पहले देखो हमने बात किया है इन्वायरमेंट का. सो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब हो गया द सराउंडिंग, राइट? सो जो आपका सराउंडिंग है जिसमें आपका क्या आ गया, जिसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ गए, राइट? उसमें आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी आ गए, वो सारा का सारा आपका जो सराउंडिंग है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, राइट? स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. सो ऑब्वियसली हम लोग स्टडी की बात नहीं कर रहे, सो इकोलॉजी इज गॉन, राइट? ऑन द अदर हैंड एनवायरमेंट और हैबिटेट में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि हैबिटेट इज दैट एनवायरमेंट और दैट प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट. सो ये वो होता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, राइट? एनवायरमेंट में लाइफ में और मे नॉट एग्जिस्ट, बट हैबिटेट वो होता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, राइट? सो हैबिटेट ये हो गया. सो ऑब्वियसली हम लोग लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम वेराइटी की बात कर रहे हैं. और जब कभी भी बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स दे कम हैंड इन हैंड एंड दे फॉर्म अ रिलेशनशिप व्हिच मेक्स द एनवायरनमेंट self-sustaining, that is called ecosystem, right? So ecosystem is also out. So answer क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी, राइट? क्योंकि ये MCQ सेशन है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको जो पेपर में देखना है सिर्फ एक ही चीज देखनी है दोस्तों, और वो है वेराइटी, राइट? और दूसरा है लाइफ फॉर्म्स. आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है. जब भी वो बात कर रहे हैं वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की, दैट ऑटोमेटिकली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज okay, question number 2. Which of the following is the largest contributor of loss of biodiversity worldwide? Right? Is it the climate change? Is it the pollution? Is it the habitat destruction? Or is it the invasive alien species? Right? So देखो, these all are responsible for loss of biodiversity, right? But हमको क्वेश्चन पूछा है largest contributor क्या है. तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया that 60% of extinction of biodiversity, जो 60% जो एक्सटिंक्शन हो रही है उस एक्सटिंक्शन का 60% जो रीजन है that is the invasive alien species, राइट? मैराथन सेशन जब मैं लेकर आऊंगी उसमें और क्वेश्चंस ले आऊंगी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, right? So 60% of extinction, the responsibility goes to invasive alien species, right? Now what are invasive alien species? देखो alien, right? alien क्या होता है? Who does not belong from here, right? वो कहीं बाहर का है. Similarly, जब किसी एक इकोसिस्टम में एक ऐसी चीज का इंट्रोडक्शन हो जाए जो वहां की नेटिव नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन नेटिव स्पीशी, राइट? एक नॉन नेटिव स्पीशी इन्वेजिव एलियन स्पीशी तब बन जाती है जब वो वहां के नेटिव एनवायरनमेंट या नेटिव स्पीशी को हार्म करना शुरू हो जाती है,
that is called as invasive alien species. For example, Prosopis juliflora. For example, हाल ही में डल लेक में एलिगेटर गार फिश मिली थी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट और वहां के जो डिपार्टमेंट वाले थे वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए. क्यों अलर्ट हो गए? बिकॉज दैट एलिगेटर गार फिश कैन टर्न आउट टू बी एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी, राइट. इसीलिए इन्वेजिव एलियन स्पीशी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हाल ही में जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही है कि प्रोलिफरेशन, मतलब जो बढ़ाई हो रही है या जो इंक्रीज हो रहा है इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इन्वेजिव एलियन स्पीशी, उसको कर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. सो इतने ज्यादा जो है इन्वेजिव एलियन स्पीशी आर हार्मफुल. इसी के साथ we'll discuss another important point over here, that is आपने पढ़ा होगा about the evil quartet, right. So what is the evil quartet? Evil quartet are the 4 biggest reason or the major reasons for loss of biodiversity, loss of biodiversity, right. And what are those reasons? The first goes to be habitat loss. अब देखो habitat loss है, environment loss नहीं है, क्योंकि habitat is the place जहां life exist करती है, right. So first is habitat loss और fragmentation, मतलब कम होता जा रहा है उनका environment. Fragmentation, that is one, right. इसके अलावा what other can be the reason habitat loss के अलावा? Other is over exploitation. These are the 4 evil quartet. You have to remember all of these, right. C आ गया आपका co-extinction, right. And fourth is the invasive alien species, and this is majorly responsible या फिर largest, ठीक है. And this evil quartet was given by Jared Diamond. उन्होंने ये coin किया था term, that is evil quartet, right. So what is the answer to this question? The answer is invasive alien species. D goes to be the answer, ठीक है. All right, आगे. Next up, next question is, which of the following is a hotspot? Which of the following is a hotspot of the biodiversity, right. हमको पता है biodiversity hotspots होते हैं. टोटल अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, आउट ऑफ विच 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया, राइट. ठीक है. सो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया. एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया, राइट, टू डिमार्केट, या फिर व्हाट इज द क्राइटेरिया कि एक जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए व्हाट आर द क्राइटेरियाज? तो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि उस जगह पे मोर देन 1500 वैस्कुलर प्लांट्स पाए जाए, फर्स्ट. नंबर सेकंड होता है इट हैज हाई स्पीशी रिचनेस, ठीक है. एंड ऑल्सो डिस्पाइट हैविंग हाई स्पीशी रिचनेस, वहां पर 70% ऑफ द स्पीशीज have already are extinct or at the verge of extinction, या फिर at high alert या फिर high threat, तो उसको बोलेंगे, हम उसको डिक्लेयर करते हैं एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है. तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? एरिया विद लो स्पीशी रिचनेस. तो फिर हॉटस्पॉट किस नाम का? आउट. एरिया विद हाई स्पीशी रिचनेस, थर्ड देखो पहले, एरिया विद हाई स्पीशी रिचनेस बिल्कुल सही. लो थ्रेट लेवल तो जी नहीं, अभी हमने बोला कि थ्रेट लेवल हाई होना चाहिए. चौथा है एरिया विद लो स्पीशी, पहले ही बाहर, राइट. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एरिया विद हाई स्पीशी रिचनेस एंड हाई थ्रेट लेवल्स, की स्पीशी भी ज्यादा है लेकिन थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए दैट एरिया हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, राइट. ऐसे ही आपके कोल्ड स्पॉट्स भी होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आपके मैराथन सेशन में, ठीक है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट अप, फोर्थ, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ यूजिंग microorganisms to remove pollutants from the environment, right. Is it bioremediation, desalinization,
फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन, राइट। सो इसमें से कौन सा है? देखो, जब कभी भी हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता ले, प्रोवाइडेड वो ऑर्गेनिजम्स वहां के नेटिव्स हो, ठीक है, पहला कंडीशन। नंबर 2, अगर वहां के नेटिव नहीं है, आप कहीं से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनिजम्स इतने केपेबल होने चाहिए कि वहां के नेटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, वरना फायदा क्या था, राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, राइट। रेमिडिएशन हो गया रिमूव करना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो व्हेन यू यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स, that is called as bioremediation, provided those microorganisms are native to the environment. Number second, if not native, those microorganisms should be capable enough कि वो उस environment में survive कर पाए। अगर खुद भी मर जाएंगे तो और ज्यादा pollution create हो जाएगा, right? This is called as bioremediation. Next is, what is the primary reservoir of phosphorus in the biosphere? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी हाल ही के एग्जाम में, इस तरीके से नहीं पूछा गया है बट ट्विस्ट करके पूछा गया है। मेरी क्लास के बच्चों को तो ऑलरेडी आता था, बच्चे बड़े खुश थे कि एनवायरनमेंट अच्छा आया है पेपर, राइट। सो व्हाट इज द प्राइमरी रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस? आउट ऑफ ऑल द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, आप किसी भी साइकिल को परफेक्टली परफेक्ट नहीं बोल सकते और परफेक्टली इम्परफेक्ट नहीं बोल सकते, राइट। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ रेजर्वॉयर, जो गैशियस होते हैं एंड सेडिमेंट्री होते हैं, उनके बेसिस पर भी नंबर ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, जैसे वाटर साइकिल है, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है। और ये सारे साइकिल्स वो हैं जो ना ही कंप्लीटली सेडिमेंट्री है और ना ही कंप्लीटली गैशियस है, राइट। हाउएवर देयर आर 2 साइकिल्स जो मेजॉरिटी या मेजरली सेडिमेंट्री है, विच इज फॉस्फोरस एंड सल्फर। और अगर आपको इन दोनों में से भी चूज करने को आए तो याद रखिएगा इट इज फॉस्फोरस, जो मेजॉरिटी 90% इज सेडिमेंट्री, which is majorly sedimentary. So the answer is rocks and minerals. Why? Because atmosphere hoga, so obviously that goes out to be your gaseous cycle. Soil hoga, that is also somewhere on the other sedimentary, क्योंकि soil तो बनती ही rocks के साथ है, right? Ocean होगा तो obviously rocks भी हो सकता है, और जो ocean absorb करते हैं gaseous, so it can be both gaseous and sedimentary. So इसका जो correct answer होगा that is rocks and minerals, right? Next up, next question is 6th question. Okay, before we move forward, guys, हमारा NT का course is already going on, right? हमारे batches have already started. हमारे केनाल रोड गारी ब्रांच में the lectures, आपकी जो बैच है वो शुरू हो चुका है. Any one of you who is interested can call on the given numbers. हमारे numbers पे call करके you can connect to us, right? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, but I always put more stress on offline. Why? देखो, it is आप सबकी अपनी चॉइस है, बट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप जब एक एनवायरनमेंट में बैठते हो वेयर यू नो इतने सारे बच्चे एक ही एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो उस क्लास में ना बड़ी हेल्दी डिस्कशंस होती है, राइट, जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है एग्जाम्स में, ठीक है। सो आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। Okay, let's move forward for the 6th question. 6th question है हमारा, what is the process by which carbon is released from the fossil fuels into the atmosphere? Is it photosynthesis? तो हमको पता है भाई, photosynthesis में जो आउट होता है या जो बाय प्रोडक्ट होता है that is oxygen, और जो इसका लिया जाता है that is carbon dioxide. So this goes out. Next is respiration, right? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, बट इसमें फॉसिल फ्यूल्स का पूछा जा रहा है। हमको पता है, आप लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट्स में लिख देना कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी पढ़ा देंगे, वो भी कोई चक्कर नहीं है, राइट। जैसे कार्बन साइकिल होता है ना, कार्बन भी गैशियस भी है, सेडिमेंट्री भी है, परफेक्ट भी है, इम्परफेक्ट भी है, राइट। सो कार्बन एक तो
वाया फोटोसिंथेसिस रिलीज होता है, राइट. ऑन द अदर हैंड फॉसिल फ्यूल से भी होता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आल्सो ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, कंप्लीटिंग द कार्बन साइकिल. दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल से कैसे निकला कार्बन? बाय मीन्स ऑफ कंबशन. ठीक है. सो कंबशन जब होता है, जलना, राइट, बिल्कुल लेमैन की भाषा में बोलूं तो, जब जलाया जाता है द फॉसिल फ्यूल्स को, कार्बन इज रिलीज्ड, कंबशन, राइट. नेक्स्ट अप, 7th, व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट. देखो आप लोगों का तो यही सबसे बड़ा इसमें की पॉइंट है. symbiotic relationship benefits both species involved, right? So is it parasitism, mutualism, commensalism, predation? तो हमको पता है we are talking about biotic interactions, right? So biotic interactions क्या होती है? Biotic interactions का मतलब हो गया the different type of organisms जो एक दूसरे के साथ continuously interact कर रहे हैं, right? जब भी इंटरैक्शन होगा तो तीन ही उसके हालातें हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो नो, नथिंग पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव, राइट. बेनिफिट, नॉट बेनिफिट, नो बेनिफिट, नो लॉस, राइट. प्लस माइनस जीरो, राइट. प्रिडेशन की बात करें तो प्रिडेट करना मतलब एक का पेट पलना और दूसरा वाला भगवान जी को प्यारा. सो दैट मीन्स एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. कमेंसलिज्म में क्या है? एक पॉजिटिव, एक को ना अच्छा ना बुरा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. सो दिस गोस पॉजिटिव एंड जीरो. पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द बॉडी, और जिसकी बॉडी पे फीड कर रहा है दैट बिकम्स द होस्ट बॉडी, तो उसको नुकसान हो गया. लेकिन यहाँ पूछा है बेनिफिट, तो बेनिफिट क्या होता है? जब चीजें म्यूचुअल हो, दैट मीन्स वो दोनों को ही बेनिफिट हो, इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हाउएवर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द टाइम दे हैव टू बी फिजिकली इन्वॉल्व विद ईच अदर. एग्जाम्पल के तौर पे आप गाय को देखते हैं, उसके ऊपर बर्ड बैठती है, बर्ड आती है, ठुंगे मारती है, डोगरी में बोलते हैं ठुंगे मारती है, ठुंगे मारती है, खाती है ऑर्गेनिज्म को और चले जाती है. गाय को फायदा हो रहा है बिकॉज दैट वायरस और दैट बैक्टीरिया इज गोइंग ऑफ, और उसका तो पेट पल रहा है, बट जरूरी तो नहीं है दैट बर्ड हैज टू सिट ऑन द काउ ऑल द टाइम, राइट. सो दैट इज म्यूचुअलिज्म. ऑन द अदर हैंड कोरल रीफ्स कैसे बनती है? विद द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को ऑलवेज फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए. अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, खत्म, राइट. कोरल रीफ्स. इसके अलावा लाइकन्स, राइट. लाइकन्स भी होते हैं ना आपके. लाइकन्स क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, राइट. दोनों में से एक गया, खत्म एल्गी, राइट. सो दिस इज म्यूचुअलिज्म. ठीक है. All right, next up, 8. What type of interaction occurs when one organism kills and consumes another? मतलब एक का पेट पल रहा है पॉजिटिव, एक गयो नेगेटिव. तो क्या आंसर होगा? अभी हमने देखा म्यूचुअलिज्म नहीं होगा, कमेंसलिज्म नहीं होगा. हमको प्रॉब्लम हो सकता है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में. दोनों में एक को फायदा, एक को नुकसान. फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेडेशन में एक हाई लेवल का ऑर्गेनिज्म लो लेवल के ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, राइट. और प्रिडेशन में एक ऑर्गेनिज्म 100% किल होता है, राइट. ऑन द अदर हैंड पैरासिटिज्म में एक छोटा ऑर्गेनिज्म एक बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म को मे और मे नॉट किल. तो इसमें किल है, दैट मीन्स द आंसर इज प्रीडेशन. द आंसर इज प्रीडेशन. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. Ninth question. The Ramsar Convention focuses on 2nd of February 1971 में साइन होता है रामसर कन्वेंशन, which is name of a city, Iranian city का नाम है. 1971 में साइन हुआ, 1975 में एक्शन में आया, और 2 फरवरी को हम हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं. Wetlands are one of the favorite questions for any examination, beat JKSSB, beat JKP, beat JKAS, beat UPSC. Ramsar conventions are favorite. How many Ramsar sites are in India?
So initially there were 75 Ramsar sites and now recently अभी कुछ महीनों पहले ही 2-2.5 महीने पहले 5 more wetlands have been added. इसके ऊपर मैंने रील भी बनाया, आप वो भी देख सकते हो. So 5 new wetlands have been added, taking the tally from 75 to 80. So what does Ramsar Convention stand for? It stands for the conservation and sustainable and wise use philosophy के ऊपर ये काम करता है. That is for the conservation and sustainable use of wetlands. So how many wetlands are in India? Thousands of wetlands are in India. But how many wetlands of India are under the Ramsar side? There are 80. ठीक है. नेक्स्ट अप 10th द मीना माता कन्वेंशन. वेरी इंपॉर्टेंटली, मीना माता कन्वेंशन किसके बारे में बात करता है? M से मीना माता, M से मर्क्यूरी. सो इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम मर्क्यूरी पॉल्यूशन. हाल ही में कुछ अफ्रीकन स्टेट्स ने, कुछ यूरोपियन स्टेट्स ने बैन लगा दिया है ऑन स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स. क्यों बैन लगा दिया है? क्योंकि स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में बहुत माइन्यूट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मर्क्यूरी होता है, राइट? और जब ये सारा मर्क्यूरी एक थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों करोड़ों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो नेग्लिजिबल छोटे छोटे बहुत ही कम जो आपका ये होता है मर्क्यूरी जब इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, इट बिकम्स अ डेटरेंट, या फिर एक खौफ तो क्या वर्ड हुआ, मतलब एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लीड करता है, राइट? सो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी होता है. इसके अलावा बहुत सी लिपस्टिक्स के ऊपर बैन लगाया गया है क्योंकि लिपस्टिक्स में लेड पाया जाता है, राइट? और लेड जो होता है ना, मुझे ये है कि कुछ बच्चे बचपन में भी लेड खाते हैं, वो पेंसिल की खाते हैं, इससे ना आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, राइट? हाउएवर ये नहीं आज खाई तो कल हो जाएगा, बट इसका अगर प्रोलॉन्ग्ड अगर आप इसके साथ रही, इट लीड्स टू लॉस ऑफ मेमोरी ऑल्सो, राइट? इसी के साथ एल्यूमिनियम आपको न्यूरोलॉजिकली बहुत डैमेज करता है, राइट? सो ये चीजें जो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा जो है हमको परेशान करते हैं, राइट? सो याद रखना, मीना माता कन्वेंशन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम mercury pollution, extensively used in skin whitening products, right? All right, before we move forward guys, JKP का course already चल रहा है, right? It is available both online as well as offline mode. Like I said, prefer तो यही रहता है कि आप offline आए क्योंकि offline में एक बहुत healthy environment होता है, but online भी आए, आपका पेपर निकलना चाहिए, जहां मर्जी से पढ़े, हमसे पढ़े, कहीं और से पढ़े, बस पेपर निकलना चाहिए, राइट? सो दिस वाज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आवर ऑनलाइन कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड. ऑल द लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आर देयर. आपसे बात करने से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, राइट? सो ऑल द लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आर देयर. कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो पुराना है और हमने चढ़ाया हुआ है. सेम गोज फॉर एनटी ऑल्सो, राइट? सो आप चाहें तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके यू कैन अवेल दीज ऑफर्स और दिस कोर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. वाज एनैक्टेड इन व्हिच ईयर, राइट? सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984, क्योंकि इस टाइम पे रिलीज हुआ था द मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज हुआ था, और इसीलिए ऐसा कोई भी परेशानी आगे ना हो, ऐसा कोई भी ट्रेजेडी ना हो, और भोपाल गैस ट्रेजेडी को वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स इन द हिस्ट्री माना जाता है, राइट? सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आफ्टर 1984, दैट इज 1986 में लागू हुआ था, राइट? सो 1986 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको पेपर में. नेक्स्ट अप 12, द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था? सो याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 2010 में आया था. और अगर आपको पेपर में पूछे कि एनजीटी कौन से टाइप की बॉडी है, तो याद रखना एनजीटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है फर्स्ट, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है. सो एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर फॉर्मेशन हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, विच इज अ क्वाजी जुडिशियल
बॉडी। ये क्वेश्चन आपके पुराने अगर आप PYQs देखो तो KS में भी पूछा गया और UPSC में भी पूछा गया, सेम जो भी मैंने बोला आपको, राइट। सो द आंसर इज 2010. Next up, 13th, coral reefs are often known as the rainforests of the ocean or the sea due to high level of what? Coral reefs 1%, approximately 1% of the total earth को कवर करते हैं। इतने कम क्वांटिटी में होने के बावजूद more than 25% of the biodiversity is dependent on them. So इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस या रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो इनके ऊपर सरवाइव कर रहा है, राइट। सो आंसर इज बाय हाई बायोडाइवर्सिटी, राइट। डन। नेक्स्ट अप, 14th, which terrestrial biome categorized by low temperature, मतलब ठंडा environment, permafrost मतलब permanently frozen, and limited vegetation, right? Lichens वगैरह ही होते हैं जो यहाँ पे उग सकते हैं। So हम किसकी बात कर रहे हैं? टुंड्रा, ग्रासलैंड, टाइगा, डेजर्ट। देखो लो टेम्परेचर है तो डेजर्ट तो ऑलरेडी बाहर हो गया, परमाफ्रॉस्ट है तो ग्रासलैंड तो ऑलरेडी बाहर हो गया। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है टुंड्रा एंड टाइगास में, राइट। देखो अब इस केस में आपका जो की है ना, की पॉइंटर, वो है परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन। तो वो टाइगा है कि टुंड्रा है? तो टाइगास में भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, राइट। सो इस केस में आपका द आंसर बिकम्स टुंड्रा, राइट। सो टुंड्रा इज द रीजन जहां पे वेजिटेशन लिमिटेड नहीं होती, ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत ही लोएस्ट अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, काफी ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, एंड इट इज परमानेंटली फ्रोजन। परमाफ्रॉस्ट उसको बोलते हैं जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए इन्वायरमेंट फ्रोजन रहे, उसको बोलते हैं इट इज परमानेंटली फ्रोजन नाउ, सो इट इज अ परमाफ्रॉस्ट। सो हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड? 2 years। 2 साल के लिए कंटिन्यूसली अगर फ्रोजन रहे हम बोलेंगे इट इज परमाफ्रॉस्ट, राइट, जैसे सॉइल, ठीक है। द आंसर इज टुंड्रा। नेक्स्ट अप, 14th, the Amazon basin and the Congo basin, examples of which type of terrestrial ecosystem? टुंड्रा, ग्रासलैंड, टाइगा, रेन फॉरेस्ट। बेसन की बात हो रहा है तो टाइगा और टुंड्रा तो बाहर हो गया पहले ही, ग्रासलैंड और रेन फॉरेस्ट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कॉन्गो हो सकता है नहीं पता हो, बट अमेज़न पता होगा। वी नो अबाउट द lungs of the world, that is the Amazon rain forest. However, with the recent report ऐसा पता चला है कि अब क्योंकि Amazon रेन फॉरेस्ट इतने एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कि आज के टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन है दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्गो बेसन, राइट। सो बहुत जल्दी कुछ सालों में ही अगर प्रोटेक्शन नहीं सही से मिला तो शायद हमारे पेपर के वो भी चेंज हो जाए। द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम द कॉन्गो बेसन, राइट। Both are the name of the rivers, Amazon and the Congo. We're talking about the rain forest. ठीक है? Next up, 16th. All right. So guys, we have a 40% off on our supervisor test series. We have sectional full mock test as well as we have the previous year questions. So any one of you who is interested, वो यहाँ पे आ सकते हैं, right? 1300 प्लस MCQs है, टोटल ऑफ 44 टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वी हैव आवर नंबर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम is sometimes referred to as boreal forest. Very good. So boreal forest किसका नाम है? Boreal forest are the names of taiga, right? So boreal forest या फिर आपका आ गया आपका टाइगर, राइट। सो इसको याद रखिएगा आप, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अप दैट वी हैव 17. Which of the following is not a component of an ecosystem? So components क्या होते हैं? Components होते हैं 2 तरीके के, which are the
प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉप्स आते हैं आपके, फिर ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है प्रोड्यूसर्स को, फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉप्स, further classified into macro consumers and micro consumers, and the list is long, right? So इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, डीकंपोजर भी है, पॉलिनेटर नहीं है। पॉलिनेटर इसीलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनेटर इज वन ऑफ दीज, राइट? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंज्यूमर। तो वो तो एक एग्जाम्पल है, कंपोनेंट थोड़ी है। कंपोनेंट तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर है, ठीक है? नेक्स्ट अप 18, which of the following is an example of fresh water ecosystem? पहले तो हम ये बात करें कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता क्या है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें सैलिनिटी लो होता है। वेरी गुड जी। कितना लो होता है? लेस देन 5 ppt, पार्ट्स पर थाउजेंड, राइट? जब यही सैलिनिटी मोर देन 35 ppt हो जाए तो हम उसको सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर कहते हैं। और जब ये 5 से लेके 35 ppt के बीच में सैलिनिटी हो जाए तो हम उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, राइट? तो फ्रेश वाटर क्या हुआ? एस्चुरी? जी नहीं, एस्चुरी होता है जब कभी भी सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है फॉर्मिंग ब्रैकिश वाटर। कोरल रीफ तो हमको पता है, कोरल रीफ तो सर्वाइव ही सॉल्ट वाटर पे करते हैं। ओपन ओशन, राम राम, ये तो गलती नहीं सकते। ओशंस तो 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, तभी तो उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बट येट a very minute percentage is available as fresh water, so open ocean तो हो नहीं सकता। the answer is lake, ठीक है? next up 19th, which biogeochemical cycle is essential for the formation of DNA, RNA and ATP? तो याद रखिएगा इन सब में डीएनए, आरएनएस, एटीपीज, आपके जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए नाइट्रोजन साइकिल प्लेज अ वेरी वेरी crucial role. So the answer is nitrogen cycle. Okay, next up, the last question. All right, so guys, before I end up, NT का कोर्स भी चल रहा है हमारा, both online as well as offline. अगर आप चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं by calling on our numbers as they are flashing on your screen. ठीक है? Last question, which of the following is an example of competition? Very good. So competition क्या होता है? competition होता है जब कभी भी दो organisms, मतलब बायोटिक इंटरेक्शन की ही बात हो रही है, दोनों organisms या दोनों species, organism नहीं species बोलते हैं, दोनों species जो हैं वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही है, रिसोर्स सेम है फर्स्ट। नंबर टू, रिसोर्स सेम भी है और रिसोर्स लिमिटेड भी है, तो उन दोनों स्पीशीज में कंपटीशन हो जाएगा और जब भी कंपटीशन होगा दोनों स्पीशीज को हार्म होगा, राइट? सो कंपटीशन क्या हो गया? बी पॉलिनेटिंग फ्लावर, तो बी ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का है। क्यों है म्यूचुअलिज्म का? क्योंकि बी को नेक्टर मिल रहा है और फ्लावर को रिप्रोडक्शन हो रहा है। लायन हंटिंग द जीब्रा, तो जी नहीं, ये प्रीडेशन है। अ टिक फीडिंग ऑन अ डॉग, नहीं, ये पैरासिटिज्म है क्योंकि टिक छोटा लेवल का ऑर्गेनिज्म है, फीडिंग ऑन डॉग जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है। दिस इज आल्सो गॉन। टू प्लांट्स कंपीटिंग फॉर सनलाइट, यस, जो हमको देखने को मिलता है रेन फॉरेस्ट में, तभी रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन होता है। जो ऊंचे ऊंचे हैं वो तो सनलाइट ले लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनको बहुत लिमिटेड सनलाइट मिलता है, इसीलिए पेड़ ऊंचे भी होते हैं और लेयरिंग ऑफ फॉरेस्ट भी होता है, राइट? एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मोस्टली द सॉइल और द मड इज व्हाट? इट्स लूमी, इट्स वेट, राइट? क्यों होता है? बिकॉज बारिशें होती हैं और सनलाइट क्योंकि नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ द डेंस कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से नीचे ड्राइनेस हो ही नहीं पाता, मेकिंग द सॉइल हाईली एसिडिक, राइट? राइट? सो द आंसर इज टू प्लांट्स कंपीटिंग फॉर सनलाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इन्वायरमेंट सेक्शन को उठाकर, राइट? इसी के ही साथ दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB
बी एंड फॉर द फॉरेस्टर ऑल्सो, राइट? क्योंकि हर एक क्वेश्चन को, इसको मैं 10 मिनट में भी कंप्लीट कर सकती थी, पर मैंने हर एक क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए, और अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसके अराउंड कोई क्वेश्चन हो, यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट, एंड मेक इट राइट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। बाय।